नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अभी तक हमने फिटर जो CITS कोर्स होता है उसके लेवल 1 के जो हमने 4 पार्ट में वीडियो बनाए थे, उसमें करीब 132 क्वेश्चन हैं, वो आपने पढ़े। अब यहाँ से आपका CITS फिटर लेवल 2 शुरू होता है, जो कि उसका 5वां पार्ट है इसी सीरीज़ का। और यहाँ आप जो है 133 क्वेश्चन से आगे शुरू करेंगे पढ़ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसका 133वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि यदि आप CDS CAD कैड में निरपेक्ष निर्देशांक का प्रयोग 0 0 आरंभिक बिंदु से रेखा बनाने के लिए करते हैं और इसके बाद x अक्ष पर 8 इकाई और y अक्ष पर 5 इकाई की रेखा बनाते हैं, तो आप दूसरे बिंदु पर कहाँ प्रवेश करेंगे। दोस्तों इसमें पहला बिंदु रखा है यहाँ पे 0, 0। दूसरा बिंदु दोस्तों वहाँ डिसाइड होता है x, y। तो x की मात्रा कितनी यहाँ पे 8 है और y जो है 5 है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा 8, 5। तो 133 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 134वां। इसमें कह रहा है कि बड़े बीरिंग जैसे वक्र सतह का स्क्रैप किया जाता है, किस प्रकार का स्क्रैपर का आप चुनाव करेंगे। यानी कह रहा है कि बड़ी सरफेस है और कर्व सरफेस है, लार्ज कर्व सरफेस है, उसकी स्क्रैपिंग करनी है, तो कौन सा स्क्रैपर यूज़ करेंगे। दोस्तों हमारा यूज़ करते हैं बुल नोज स्क्रैपर। कौन सा? बुल नोज। तो यानी 134 का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 135 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि जो चित्र दिखाया गया है इसमें कोण आपका बी दिखाया गया है, जो ड्रिल का ये बी एंगल है इसको क्या बोलेंगे। दोस्तों ये हमारा कहलाएगा लिप क्लियरेंस एंगल, इसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, लिप क्लियरेंस एंगल। 36वां क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है कि टैप आपको दिखाया गया है एक, और ये 3 टैप के सेट होते हैं, तो उसमें से एक टैप को दिखाया गया आपका, और उसमें कहा गया है कि उसकी 3 से 5 चूड़ियाँ जो है वो चैम्फर हैं। कितनी? 3 से 5 चूड़ी चैम्फर है। तो दोस्तों ऐसा टाइप जिसकी 3 से लेकर 5 चूड़ियाँ चैम्फर होती हैं उसे हम बोलते हैं नंबर 2 वाला टाइप होता है, यानी कि इंटरमीडिएट टाइप होता है वो। दोस्तों इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा, तो ये क्वेश्चन में सारे ऑप्शन गलत हैं। तो 136 में जो इस चित्र के अनुसार जो उत्तर होगा, आंसर होगा, वो होगा इंटरमीडिएट टैप या फिर द्वितीय टैप। 137 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि जैसे माइल्ड स्टील, पीतल जैसे मृदु इस्पात की मटेरियल की ग्राइंडिंग करने समय ग्राइंडिंग व्हील के कटिंग पॉइंट के बीच का चिप बनाने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि ये कह रहा है कि माइल्ड स्टील या की मृदु धातुएं होती हैं, जब हम ग्राइंडिंग व्हील से कटिंग करते हैं तो उसके कड़ जो हैं हमारे ग्राइंडिंग व्हील में फंस जाते हैं। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है दोस्तों? उसे हम कहते हैं लोडिंग। यानी कि हमारा जो है व्हील जो है लोड हो गया, लोडिंग कहते हैं उसे। तो 137 का ए ऑप्शन सही है, लोडिंग। दोस्तों लोडिंग को कैसे सही करते हैं? ड्रेसर के द्वारा ड्रेसिंग करके हम लोडिंग को सही कर सकते हैं। तो 137 का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है कि जो वेल्डिंग में आर्क शुरू करने के 2 मेथड दिए गए हैं, 2 तरीके दे रखे हैं। एक तो ए तरीका है, ये दूसरा बी तरीका है। दोस्तों कह रहा है कि इसमें दोनों में कौन कौन से तरीके हैं, दोनों का नाम क्या है। दोस्तों अगर हम इसको ए मानते हैं और इसको बी, तो जो हमारा ए तरीका है वो है हमारा स्क्रैच मेथड। जो ए है हमारा स्क्रैच मेथड है और बी जो हमारा है वो टैप मेथड है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो ये वाला है स्क्रैच मेथड है और दूसरा वाला ये टैप मेथड है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 139। इसमें कह रहा है नीचे आरेख में एक वेल्डिंग जॉइंट दिखाया गया है, वेल्डिंग जॉइंट। और तो कौन सा वेल्डिंग जॉइंट है दोस्तों? ये हमारा जो जॉइंट है ये हमारा कहलाता है एज जॉइंट। एज यानी किसी किनारे सिर्फ जोड़े जा रहे हैं, देख रहे हैं आप, सिर्फ किनारे जोड़े जा रहे हैं, तो ये हमारा एज जॉइंट है। तो सी ऑप्शन से बिल्कुल सही है। 140 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक वेल्ड जॉइंट में 2 दोष दिखाए गए हैं, और इसमें कौन कौन से वो 2 दोष हैं दोस्तों? एक तो ए चित्र है, दूसरा बी चित्र है। तो आपको बता दें जो ए चित्र है इसमें दोष दिखाया गया है, ये आपका है
इनकम्प्लीट फ्यूजन, इसमें फ्यूजन सही से नहीं हुआ है, मिश्रण अपूर्ण है। और जो आपका बी वाला चित्र है ये अंडरकट दोष होता है। तो दोस्तों इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, अपूर्ण मिश्रण है और बीज में अंडरकट है। तो 140 का ए ऑप्शन सही है। 141 क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो आपका है ये कह रहा है कि टैप से छेद की चूड़ी बनाने के बाद ये पाया गया कि चूड़ी का शिखर जो है अच्छे तरीके से नहीं बना है, तो ये दोष क्यों होता है? दोस्तों ये दोष तभी होता है जब क्या होता है, टैप ड्रिल के आकार की अपेक्षा छेद का आकार थोड़ा सा ज़्यादा होना। यदि हमारा टैप ड्रिल है अगर उसकी अपेक्षा छेद का आकार थोड़ा बड़ा होगा तो हमारा जो है उसके जो शिखर हैं चूड़ी के वो अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पर 141 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और दोस्तों बाकी जो बी, सी और डी ऑप्शन है ये गलत हैं तीनों। आगे बढ़ते हैं, 142 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसमें कहा गया नीचे दिए गए आरेख में फोर्जिंग टूल है और दोस्तों उसको पहचानना है। दोस्तों ये फोर्जिंग टूल है, इसको आप देखिए, इसे हम बोलते हैं स्वेज। दोस्तों ये हमारा स्वेज कहलाता है। तो इसका ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्वेज कहलाता है, फोर्जिंग टूल है। अगला क्वेश्चन आपका 143 है। इसमें कह रहा है कि बेंच वाइस का जो जा प्लेट होता है वो किस धातु का बना होता है? दोस्तों वो हमारा बना होता है टूल स्टील का, टूल स्टील का बना होता है जॉ प्लेट। और तो 143 का ए ऑप्शन सही है। 144 क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया कि लेथ की क्षमता को किसके द्वारा किसके रूप में व्यक्त करते हैं? दोस्तों जो हमारी लेथ है उसकी कैपेसिटी को हम स्विंग और सेंटर के बीच की दूरी यानी कि केंद्रों के मध्य दोलन और दूरी यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि स्विंग ओवर कैरेज, स्विंग ओवर बेड, ये स्विंग का मतलब यहाँ पे हो गया। और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का मतलब हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच की दूरी जो है उसके बारे में मैंने बात की है। तो स्विंग और दोनों केंद्रों के बीच की दूरी के रूप में हम इसकी कैपेसिटी को व्यक्त करते हैं। तो 144 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 145 क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है कि ब्रेजिंग में भरने के लिए प्रयुक्त अलौह धातु का गलनांक कितना होना चाहिए? यानी कि ब्रेजिंग में जो नॉन फेरस मेटल जो हम यूज़ करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? दोस्तों उसका मेल्टिंग पॉइंट हमारा होना चाहिए 427 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन बेस मेटल हमारा जो होता है जिस धातु की हम ब्रेजिंग कर रहे हैं उससे कम होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन हमें बिल्कुल सही लग रहा है, 427 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए लेकिन बेस मेटल आधार धातु से नीचे होना चाहिए। तो 145 का ए ऑप्शन सही है। 146 क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि बुश बेरिंग जो बेरिंग होते हैं उनके बुश किसके बने होते हैं? जो सामान्यतः बेरिंग होती हैं उनके बुश किस धातु के बने होते हैं? दोस्तों वो बने होते हैं हमारे गन मेटल के। तो 146 का डी ऑप्शन सही है, गन मेटल के जो होते हैं बुश हमारे बने होते हैं। 147 क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है सोल्डरिंग जो होती है दो टाइप की होती है। दोस्तों सोल्डरिंग हमारी होती है, एक तो सॉफ्ट सोल्डरिंग, दूसरी हार्ड सोल्डरिंग होती है। तो इस हिसाब से देखा है तो इसमें जो ए ऑप्शन हमारा है वो बिल्कुल सही है, सॉफ्ट सोल्डरिंग और हार्ड सोल्डरिंग। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। 148 क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि कॉम्बिनेशन सेट का एक हेड दिखाया गया है। 148 क्वेश्चन में नीचे देखिए एक कॉम्बिनेशन सेट का एक हेड है, तो इस हेड का नाम पूछा गया है। ये आप देख सकते हैं ये हेड है, इसमें स्पिरिट लेवल भी लगा हुआ है, स्क्राइबर भी लगा हुआ है। और तो इस हेड का नाम पूछा गया है। दोस्तों इसे हम कहते हैं स्क्वायर हेड। एक सिरा इसका 45 डिग्री पे होता है और दूसरा सिरा इसका 90 डिग्री पे होता है स्क्वायर हेड का। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्क्वायर हेड। 149 क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए आरेख में नट को कसने के लिए स्नैपर का प्रयोग दिखाया गया है। ऐसा करने के लिए कौन सी प्रथा जो है अच्छी नहीं है? दोस्तों ये स्नैपर दिखाया गया, इसमें कह रहा है कि कौन सी तरीका या कौन सी इसमें ऑप्शन है वो इसके लिए ठीक नहीं है। तो आइए पढ़ते हैं। तो पहला क्या है, स्पैनर नट पर अच्छी तरह से लग जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, होना चाहिए। स्पैनर को खींचने के पीछे धक्का देना अच्छा है, दोस्तों ये गलत है। अगर स्पैनर को हम खींचेंगे नहीं और धक्का देंगे तो क्या होगा, अगर फिसल गया तो हमें चोट लग सकती है, यानी कि ये दुर्घटना के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है,
स्पैनर को खींचना चाहिए, ना कि धक्का देना चाहिए। बाकी इसका सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, स्पैनर को नट के समान प्लेन पर प्रयोग करते हैं। और डी ऑप्शन जो है इस नट स्पैनर के जाव पर पूरी तरह से फिट हो जाता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे अब बी ऑप्शन बिल्कुल सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्पैनर को खींचने के पीछे धक्का देना अच्छा होता है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे दुर्घटना हो सकती है। 150 क्वेश्चन देखिए, वह टुकड़ा धातु का वह टुकड़ा जिस पर हथौड़े से चोट किया जाता है तो उसे मामूली या बिना विकृति आए दरार आ जाती है। तो वो धातु कैसी होती है दोस्तों, वो धातु होगी भंगुर, यानी कि हल्का सा हम चोट मारेंगे वो धातु पे और टुकड़े टुकड़े में वो धातु हमारी टूट जाएगी। तो ये गुण धातु का कहलाता है भंगुरता, ब्रिटलनेस। तो 150 का जो हमारा बी ऑप्शन सही है, भंगुर। 151 क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है स्नैप हेड रिवेट की ऊंचाई का मानक स्टैंडर्ड कितना होता है। दोस्तों वो होता है 0.7 इंटू डायमीटर ऑफ रिवेट। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, रिवेट के व्यास का 0.7 ये होती है स्नैप हेड रिवेट की ऊंचाई। तो 151 का बी ऑप्शन। 152 क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि आरेख में ए से चिन्हित टूल के साथ रिवेटेड डंट कौन सा कार्य किया जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा कार्य किया जाता है। तो ये टूल आप देख रहे हैं 80 डिग्री पे है ये। तो 152 का नीचे आप देखिए, इसमें फिनिशिंग भी नहीं हो रही है, टाइटनिंग भी नहीं है, कॉकिंग भी नहीं है। दोस्तों ये इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये फुलरिंग प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, फुलरिंग प्रोसेस। इसका डी ऑप्शन सही है, फिर से देख सकते हैं ये फुलरिंग ऑपरेशन है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 153 पे। इसमें कह रहा है नीचे आरेख में किस प्रकार का फाउंडेशन बोल्ट दिखाया गया है। दोस्तों ये फाउंडेशन बोल्ट आप देखिए, और ये जो आपका फाउंडेशन बोल्ट है इसे हम बोलते हैं रैग बोल्ट। क्या बोलते हैं, रैग बोल्ट। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो ये फाउंडेशन बोल्ट है इसे बोलेंगे रैग बोल्ट, ए ऑप्शन सही है। 154 क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है फ्लेंज कपलिंग में जो है फ्लेंजों को किसकी सहायता से एक साथ बांधते हैं। तो हमारा जो फ्लेंज है उसको हम नट और बोल्ट की सहायता से एक साथ बांधते हैं। जो फ्लेंज कपलिंग है उसमें फ्लेंज को हम नट और बोल्ट की सहायता से ही बांधते हैं। अब बाकी स्टड और हेडलेस टेपर बोल्ट और ये किसी से नहीं बांधते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही है। 55 क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि नीचे आरेख में किस प्रकार का कपलिंग दिखाया गया है। दोस्तों ये आपका जो कपलिंग है ये हमारा है यूनिवर्सल कपलिंग। तो इसमें 155 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यूनिवर्सल कपलिंग, ये डी ऑप्शन है बिल्कुल सही। इससे क्या हो, हर दिशा में हम गति को है मतलब शाफ्ट को हर दिशा में रोटेट कर सकते हैं। 156 क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है रिवेट को 20 मिलीमीटर रिवेट के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब दोस्तों है कि जो सैंक का डाया है उससे हम रिवेट को डिफाइन करते हैं। तो इसमें क्या है, अगर कहीं पर लिखा है कि ए रिवेट इज स्पेसिफाइड एज ए 20 mm रिवेट, तो 20 mm यानी कि 20 मिलीमीटर रिवेट का मतलब है कि उसकी सैंक का व्यास जो है वो 20 मिलीमीटर है। तो इसका जो है ए ऑप्शन सही है 156 का। 157 क्वेश्चन देखिए, इसमें अगर नीचे दिए गए आरेख में स्लिप गेज से क्या काम हो रहा है। दोस्तों ये स्लिप गेज है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्लिप गेज को जो है आपस में एक दूसरे के ऊपर रखकर प्रेशर द्वारा रगड़ते हैं। तो वो ऑपरेशन जो है प्रोसेस कहलाता है हमारा रिंगिंग, यानी कि रिंगिंग का मतलब जो होता है ऐंठना। तो इसका डी ऑप्शन सही है। जो आप देख रहे हैं स्लाइड विथ प्रेशर के साथ स्लाइड करिए, फिर इसको इस तरीके से मोड़िए, ऐंठिए, तो ये प्रोसेस कहलाता है रिंगिंग। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, रिंगिंग। 158 क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि नापने वाले डिवाइस द्वारा मात्रा में छोटे अंतर का पता लगाने की योग्यता को क्या कहते हैं। दोस्तों उसे हम कहते हैं सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। इसका मतलब है द एबिलिटी बाई विच ए मेजरिंग डिवाइस कैन डिटेक्ट स्मॉल डिफरेंसेस इन द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड बाय इट इज कॉल्ड इट्स सेंसिटिविटी। तो 158 का डी ऑप्शन सही है, संवेदनशीलता। 159 क्वेश्चन देखिए, यदि मृदु इस्पात की लैपिंग करना हो तो कौन सा आप घर्षक प्रयोग करते हैं। दोस्तों माइल्ड स्टील की लैपिंग करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड
माइल्ड स्टिकी लैपिंग के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 159 का ए ऑप्शन सही है। 160 क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है ग्राइंडिंग व्हील का मॉडल दे रखा है, इसमें ए और बी को पहचानना आपको है। दोस्तों देखिए मॉडल आप, जो ए आपका है ये बॉन्ड है, ए जो है आपका ये बॉन्ड है, ये देखिए यहाँ बंद है, इसके द्वारा ग्रेन जुड़े हुए हैं आपस में। और जो आपको जो बी है, बी आपका जो है वो पोरोसिटी है, यानी कि संरंध्रता जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, ये बी जो है ये पोरोसिटी है यहाँ पे इस तरीके से, और ए आपका जो है बॉन्ड है। तो इस तरीके से हमारा 160 का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए। अगला क्वेश्चन है 161 क्वेश्चन नंबर, इसमें कह रहा है कि घूर्णन को रैखिक चाल में बदलने के लिए किस प्रकार के गियर का यूज़ करते हैं, यानी कि व्हाट टाइप ऑफ गियर्स इज यूज टू कन्वर्ट रोटेशन इनटू लीनियर मोशन। तो रैखिक जो है रोटेशन को लीनियर में कन्वर्ट करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, रैक और पिनियन का यूज़ करते हैं। दोस्तों रैक हमारी होती है इस तरीके से, ये इस तरीके से रैक होती है, और पिनियन हमारी होती है, छोटा गियर होता है, ये रैक और पिनियन होती है। तो 161 का ए ऑप्शन सही है। 162 क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए बेल्ट ड्राइव में पुली जो है ए, जो आपकी ए पुली है दोस्तों, इसकी इसमें बात की गई है, ये हमारी ए पुली है, इसकी बात की गई है, तो ये क्या है। तो दोस्तों ये हमारी जो पुली है छोटी सी, उसके बारे में बात की गई है, ए पुली इसको कह देते हैं। तो ये हमारी है कहलाती आइडलर पुली, तो इसे हम इसीलिए इसमें डी ऑप्शन सही है, ये जो हमारी है पुली आइडलर पुली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 163 क्वेश्चन नंबर, इसमें कह रहा है विभिन्न प्रकार की बेल्टें होती हैं, तो इसमें से कौन सी बेल्ट नहीं है। दोस्तों कौन सी बेल्ट नहीं है, देखो सपाट यानी कि फ्लैट बेल्ट भी होती है, वी बेल्ट भी होती है, टूथ बेल्ट भी होती है। दोस्तों चौथा ऑप्शन देख लेते हैं इसका, इसमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका यही ऑप्शन सही है, कोई बेल्ट नहीं है, बाकी ऊपर ए बी सी तीनों बेल्टें आपकी होती हैं। 164 क्वेश्चन नंबर देखिए, नीचे दिए गए गियर में का आरेख में दूरी ए को क्या बोलेंगे। दोस्तों चित्र अधूरा दे रखा है ये, क्योंकि इसमें ए डिफाइन नहीं किया गया। अगर हम इसको ए मान लेते हैं तो ये हमारा अडेंडम कहलाएगा, अगर हम इसको बी मान लेते हैं तो ये हमारा डिडेंडम कहलाएगा। तो दोस्तों ये इसमें डिफाइन नहीं किया गया कौन सा इसको एक माना गया है, तो अगर ए है तो अडेंडम है, ये बी डिडेंडम है, और यहाँ से यहाँ तक की ये टोटल थिकनेस होती है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं 165 क्वेश्चन की तरफ, इसमें कह रहा है गियर के युग्म में युग्मित गियर के दांत के बीच क्लियरेंस की मात्रा क्या बोलते हैं। तो दोस्तों अगर दो हमारे गियर के जोड़े हैं पेयर, तो उनके अगर बीच में क्लियरेंस है तो उसे हम बोलेंगे बैकलेस। तो 165 का सी ऑप्शन सही है, बैकलेस। तो दोस्तों ये हमारा 5वां पार्ट था CITS फिटर निमी के जो क्वेश्चन बैंक है उसका। दोस्तों अगले पार्ट में यानी कि पार्ट नंबर 6 में हम 166 से आगे शुरू करेंगे आपको समझाना। तो दोस्तों हमारे आप सभी पार्ट देखिए 1 2 3 4 और 5 तक, और तो आपको अच्छे समझ में आएगा। और आप हमारा पार्ट जो नेक्स्ट है 6 वो भी ज़रूर देखिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।